वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग ट्वेल्थ क्लास का जो वीडियो का सीरीज चला रहे थे, सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया था। ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों के पास क्या क्या टॉपिक है? पहला है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में मेनली हम लोग डैनियल सेल के बारे में, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ और कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। और गैल्वेनिक सेल में ही बहुत सारा टॉपिक आ जाएगा, नर्स्ट इक्वेशन, फिर गैल्वेनिक सेल से डेल्टा जी कैलकुलेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेशन, बड़ा लंबा टॉपिक चलेगा। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग मेनली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे और प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे। फिर अपने पास है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कोलरॉस लॉ आएगा। और फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सबों के बारे में। बैटरी है अपने पास, जो बैटरी आता है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, उन सबों के बारे में। और लास्ट में एक टॉपिक आता है कोरोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला वीडियो। और इसमें जो है सो अपने पास गैल्वेनिक सेल है, जो कि फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है। ये कंस्ट्रक्शन गैल्वेनिक सेल का आपके पास दिख रहा है। इसमें क्या है कि एक बीकर लिया, जिसमें जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन रखा, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन रखा। पहले वाले बीकर में एक जिंक रॉड डुबा के रखा हुआ है और दूसरे वाले बीकर में एक कॉपर रॉड डुबाया हुआ है। दोनों रॉड को एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करके गैल्वेनिक सेल में हम लोगों ने एक करंट मेजर करने वाला वोल्ट मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज कर दिया। और बीच में एक और ट्यूब है, शीशा का ट्यूब रहता है, यू शेप, उल्टा यू शेप, तो उसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। दिस सॉल्ट ब्रिज कंटेन्स सम सॉल्ट। कौन कौन सा? तो इसमें NH4Cl एंड KNO3 प्लस एक जेली टाइप का सब्सटेंस है अगर, जो अलगी से हम लोगों को मिलता है, ये रहता है। अब क्या है, जैसे कि जिंक को अगर आपने पढ़ा होगा कि जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डुबा के रखते हैं तो खुद ब खुद जिंक का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाता है और कॉपर का रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग उस दोनों को अलग अलग बीकर में रख के रिएक्शन वही ऑब्टेन करने वाले हैं। दैट इज, यहाँ पे जैसे ही जिंक रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। कैसे? तो जिंक का ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा, जिंक कन्वर्ट हो जाएगा Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। ये प्रोसेस आपके पास जो हो रहा है, ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हम लिख दें, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड पे क्या होगा कि यहाँ पे ढेर सारा जिंक आयन प्रोड्यूस होगा, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, और वहीं इलेक्ट्रॉन भी इकट्ठा होगा जिंक रॉड के चारों तरफ। और जब इलेक्ट्रॉन ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक वायर से होता हुआ इधर की तरफ ट्रैवल करेगा और इस बीकर में आएगा। इस बीकर में ऊपर उसको कॉपर सल्फेट दिखेगा। कॉपर सल्फेट के पास 2 प्लस चार्ज है, कॉपर आयन के पास एक्चुअली। तो Cu2 प्लस जो है सो उस 2 इलेक्ट्रॉन को, यही वाला 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बदल जाएगा कॉपर सॉलिड में। कॉपर का हो गया रिडक्शन, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो गया। तो ये कुल मिलाकर के ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है। और इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करें तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और हम लोगों को मिलेगा क्या कि जिंक प्लस Cu2 प्लस कन्वर्ट हो गया Zn2 प्लस प्लस Cu में। ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो रहा है। अब इस बीकर में क्या हुआ कि कॉपर तो चला गया, कॉपर मेटल बन करके सल्फेट इसमें बढ़ते जाएगा। कॉपर सल्फेट का तो कोई चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट गेट्स इंक्रीज्ड और कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इधर इंक्रीज। अब जिंक धीरे धीरे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, और सल्फेट आयन इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन पे 2 तरह का निगेटिव फोर्स लगेगा, जो दोनों इलेक्ट्रॉन के इस फ्लो को रोकेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा होगा तो कन्वेंशनल सोर्स जो अपने पास ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट मानते हैं कन्वेंशन हम लोग, करंट इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्शन का, तो इधर करंट चल रहा होगा। बट जैसे ही जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकना शुरू करेगा या सल्फेट इलेक्ट्रॉन को आने से रोकना शुरू करेगा तो करंट बंद हो जाएगा। हम लोग को बैटरी को कंटिन्यूअस रखना है, जारी रखना है। इसकी वजह से हम लोग ऐड करते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आपसे पूछा जाए, सॉल्ट ब्रिज में कुछ क्या है, पॉजिटिव आयन है NH4 प्लस K प्लस, और कुछ निगेटिव आयन है Cl माइनस एंड NO3 माइनस। तो जो निगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन है वो अपोजिट चार्ज वाले आयंस को, जैसे सल्फेट आयन को NH4 प्लस और K प्लस आके न्यूट्रलाइज कर देगा, और जिंक आयन को इधर से क्लोराइड और नाइट्रेट आयन आकर के न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह से ये दोनों बीकर का इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज बैलेंस्ड हो जाएगा। तो कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है।
इसकी वजह से सर्किट कंप्लीट होता है, और अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दिया जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप्स टू ज़ीरो, बैटरी काम करना बंद कर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है अपने सॉल्ट ब्रिज का। अब यहाँ पर जो इतना सारा ये डायग्राम हम लोगों ने बनाया, इस डायग्राम के लिए बताया गया कि आप इसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन अगर करें, जिसको हम लोग सेल नोटेशन भी कहते हैं या सेल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन या सेल नोटेशन। तो बोला गया कि जिंक जो आपके पास है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, आईयूपीएसी का ये रूल था कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगा दैट इलेक्ट्रोड विल बी नोन एज एनोड, एंड साइट वेयर रिडक्शन अकर्स विल बी नोन एज कैथोड। तो एनोड अपने पास हो गया जिंक, जिंक अपने पास हो गया एनोड, और कॉपर हो गया कैथोड। फिर क्या है कि जिंक के पास इलेक्ट्रॉन का ढेर सारा इकट्ठा हो गया है नंबर, तो इसकी वजह से इसका जो सराउंडिंग्स है वो निगेटिवली चार्ज हो गया। ये ध्यान रखना है कि गैल्वेनिक सेल का एनोड निगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड सिंस कैथोड इज एक्सेप्टिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई कैथोड शुड बी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। और इस पूरे डायग्राम को इतना बड़ा बार बार नहीं बनाना चाहते हैं, तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो हम लोग लेफ्ट साइड में जिंक सॉलिड जो रॉड है उसको लिख देंगे, फिर जिंक सल्फेट में जिंक 2+ है एक्वस आयन, उसको लिख देंगे, और सॉल्ट ब्रिज के लिए बोला गया कि डबल लाइन आप ड्रॉ करेंगे। फिर कैथोड वाला पोर्शन जो है उसके कंपार्टमेंट में कॉपर 2+ आयन है अपने एक्वस मीडियम में, उसको लिखेंगे, और फिर इधर कॉपर को सॉलिड स्टेट में लिखेंगे। तो ये अपने पास सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और इस सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, तो दो चीज़ ध्यान में रखना है। एक जो डबल लाइन है दैट इज़ द सिंबल फॉर सॉल्ट ब्रिज, और जो सिंगल लाइन है वो फेज डिफरेंस को बताता है। जैसे आप सिंगल लाइन के इस साइड देखेंगे तो मैटर सॉलिड स्टेट में है, और सिंगल लाइन के उस साइड देखेंगे तो मैटर एक्वस दैट इज लिक्विड स्टेट में है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये आपको कैसे याद रहे, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में आपके पास है उसको लिखें, लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये है क्या, जिंक अपने पास क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो एनोड है, और उस पर कैसा चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है। तो इन सारे वर्ड्स का जो इनिशियल है LOAN, इससे एक हम लोगों के पास वर्ड आ जाएगा लोन, जो कि आपको हिंट देगा कि इस सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड कहलाएगा, और एनोड विल बी निगेटिवली चार्ज्ड। तो इतना सारा आपके पास इंफॉर्मेशन हो गया। अब इस सेल रोटेशन के बाद हम लोग ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे। ईएमएफ क्या, तो ईएमएफ कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल। तो पहले तो ईएमएफ अपने पास जो है सो दो टाइप का होगा। वन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ, इसके लिए सिंबल लिखेंगे हम लोग ई नॉट सेल। और ये कब मेज़र करते हैं, तो जब अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट था जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, उन दोनों का कंसंट्रेशन अगर 1 होगा तो हम लोग कहते हैं ई नॉट सेल। कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, तो 1 मोलर होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ। और नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या, तो जब कंसंट्रेशन 1 नहीं होगा, सिंपल बात है। नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ जिसको हम लोग सिर्फ ई सेल से डिनोट करेंगे, तो इसका कहते हैं कि जब कंसंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर होगा इलेक्ट्रोलाइट का, तब ये होगा। और इसके लिए अपने पास आएगा नर्स्ट इक्वेशन। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया कि ई नॉट सेल जो अपने पास है वो होगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये हम लोगों का ई नॉट सेल का फॉर्मूला हो जाएगा। और कैथोड अभी हम लोगों ने डायग्राम में देखा था कि कैथोड जो अपने पास था, वो कैथोड आप देख सकते हैं कि राइट साइड में है, और एनोड क्या है, लेफ्ट साइड में है। तो इसकी मदद से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कैथोड राइट साइड में था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो इससे आपको ई नॉट सेल कैलकुलेशन में मदद मिल जाएगा। और
आपके पास अगर कभी क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि लेफ्ट राइट ऐसा कोई सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, तो आप जान लेंगे कि जिसका स्मॉलर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसको आप बना देंगे ए नोड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी आपके पास सिर्फ रिएक्शन लिखा हुआ हो, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया हुआ हो, तो जिसका स्मॉलर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ई नॉट होगा, उसको हम लोग कह देंगे एनोड, और जिसका बड़ा होगा उसको कह देंगे कैथोड। तो इस तरह से ई नॉट सेल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन 12th क्लास में हम लोगों को सिर्फ ई नॉट से सवाल नहीं पूछेगा, हम लोग को नॉन स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि ई सेल से भी सवाल पूछेगा। ई सेल कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास होता है नर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम लोग आ जाते हैं नर्स्ट इक्वेशन पे, NERNST, नर्स्ट इक्वेशन। बड़ा सा इक्वेशन है, लिखते हैं पहले। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। सारे टर्म का मीनिंग क्या है उसको एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। जैसे अभी अपने पास था क्या, तो ये जिंक था, जिंक को हम लोग बदल रहे थे किस में, तो जिंक 2+ में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन था। फिर दूसरा रिएक्शन था जिसमें Cu2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बदल रहा था कॉपर में। इन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे थे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, तो जिंक प्लस Cu2+, इधर जिंक 2+ प्लस Cu, ये रिएक्शन अपने पास मिला। अब इस रिएक्शन में क्या है, तो जिंक आपके पास सॉलिड स्टेट में है और कॉपर इधर सॉलिड स्टेट में है, और इधर का जो Cu2+ है और Zn2+ है वो सब एक्वस स्टेट में है। तो यहाँ से आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इधर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो इस इक्वेशन में n का वैल्यू आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि 2 है। ठीक। आर अपने पास गैस कांस्टेंट होता है, आर का वैल्यू पता है कि 8.314 रहता है। टेम्परेचर जनरली रूम टेम्परेचर होता है। फैराडे कांस्टेंट कहते हैं, एफ फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96500 रहता है। और क्यू के बारे में यहाँ से समझ सकते हैं, इस रिएक्शन से क्यू का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखना है। तो क्यू एक्चुअली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ते थे हम लोग एक रिएक्शन कोशेंट, व्हेन रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, तब जब इसका हम लोग एक्सप्रेशन लिखते थे तो वो क्यू या क्यू कहलाता था। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि जिंक 2+ आयन है राइट साइड में, तो उसका कंसंट्रेशन, उसका हम लोग कंसंट्रेशन लिखेंगे। सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 मानते हैं। और इधर कॉपर 2+ दिख रहा है, तो इधर हम लोग लिखेंगे Cu2+ का कंसंट्रेशन। तो ये हो गया Q। ये जो नस्ट इक्वेशन है, इस रिएक्शन के लिए अगर लिखें तो हम लोग कह सकते हैं ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303, आर का वैल्यू हम लिख देते हैं 8.314, टेम्परेचर भी लिख देते हैं 298, और n 2 दिया हुआ है तो 2 भी लिख देंगे, और फैराडे कांस्टेंट 96500, और उसके बाद है अपने पास log Q। तो log Q के बदले लिख देंगे Zn2+ का कंसंट्रेशन और Cu2+ का कंसंट्रेशन। और इन सारे नंबर्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तब आपके पास इक्वेशन आएगा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2, यहाँ पे 2 है वो आएगा, और log Zn2+ का कंसंट्रेशन एंड Cu2+ का कंसंट्रेशन। तो ये इस तरह के रिएक्शंस के लिए ऐसा नस्ट इक्वेशन का पैटर्न हो जाएगा। अगर हम लोगों के पास नस्ट इक्वेशन का जनरल फार्मूला लिखना हो तो जनरल फार्मूला सिंपली क्या लिख सकते हैं, आपको n वगैरह नहीं पता हो तो सिंपल नस्ट इक्वेशन हम लोग ई सेल इक्वल्स टू लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n log Q। अप्रोक्स में इसको लोग ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई n log Q भी लिख सकते हैं। Q लिखने आपको आ चुका है। इसके बाद हम लोगों को इसमें पढ़ना है गिब्स फ्री एनर्जी।
गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी सिंबल डेल्टा जी लिखते हैं, और ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी है क्या, तो कहते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ यूजफुल वर्क विच इज़ कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। ये एनर्जी जो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको आप वर्क से डिनोट कर सकते हैं। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वर्क के बदले हम लिख सकते हैं डेल्टा जी, और चार्ज का बड़ा सा यूनिट हम लोग कहते हैं फेराडे। एक्चुअली जो अपने पास 1 फेराडे है ये होता है 96500 कूलम। तो यहाँ पे फेराडे, और ये जो V दिख रहा है EMF के बदले उसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं EMF ऑफ द सेल। अब जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में जो फेराडे का वैल्यू है वो 1 ही होगा, बदल बदल के हो सकता है, तो यहाँ इसके आगे n लिख देते हैं। और एक चीज़ और है गिब्स फ्री एनर्जी के साथ, क्या है कि गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू अगर निगेटिव होगा तो कहेंगे कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव होगा तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। अभी तो दिख रहा है कि पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन तो होगा ही नहीं, तो आप लोगों को रिएक्शन करवाना है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे। तो ये अपने पास गिब्स फ्री एनर्जी का एक्सप्रेशन हुआ। अब इसमें अगर आपके पास सिंबल थोड़ा सा बदल दिया जाए, इसके बदले अगर कोई ऐसे लिखे डेल्टा जी नॉट, तो यहाँ पे -NF ई नॉट सेल लिखा जाएगा। तो अंतर क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी तो स्टैंडर्ड EMF सेल, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी तो नॉन स्टैंडर्ड EMF, जैसा दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको समझ लेंगे। इसके बाद हम लोगों को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में जानना है। गैल्वेनिक सेल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आना है, कैसे आएगा उसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC या KP जो भी लिखा हुआ रहे उसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। तो बताया गया कि जो आपके पास ये गैल्वेनिक सेल है, एक बार फिर से हम लोग देखें, जो गैल्वेनिक सेल अपने पास था, इस रिएक्शन को यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा था, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, एक ऐसा समय आएगा कि जिंक धीरे धीरे डिजोल्व होकर खत्म हो जाएगा, कॉपर सल्फेट में से सारा का सारा कॉपर आयन कॉपर पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ये रिएक्शन खुद ब खुद रुकने लगेगा। और उस समय हम लोग कह सकते हैं ऐसा सिचुएशन आएगा कि जितना इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ दिखेगा उतना ही इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ दिखने लगेगा। एट दैट टाइम वी विल से दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन दिस रिएक्शन। और उस समय क्या होगा, तो इसमें करंट चलना बंद हो जाएगा, इसका EMF जीरो हो जाएगा। कौन सा EMF जीरो हो जाएगा, तो नॉन स्टैंडर्ड वाला जो EMF है वो जीरो हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाला EMF जीरो नहीं होगा। तो अपने पास आगे जो अभी हम लोगों ने इसको लिखा उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात करें तो कंडीशन कहेंगे कि एट इक्विलिब्रियम क्या क्या चेंजेज होगा। तो एट इक्विलिब्रियम अपने पास Q जो है उसके बदले हम लोग लिख देंगे KC हम लिखते हैं अभी। और दूसरी बात, जो EMF ऑफ द सेल है, ई नॉट सेल नहीं, वो हो जाएगा जीरो। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है, नर्स्ट इक्वेशन अभी लिखा था हम लोगों ने, वो था ई सेल लिखे थे हम लोग, अभी हम सिर्फ E और E नॉट लिख रहे हैं। वो था -2.303 RT/NF log Q। ये ओरिजिनल अपने पास नस्ट इक्वेशन है। अगर इक्विलिब्रियम पे आएगा तो दो चेंज होगा, ये जो E है वो हो जाएगा अपना जीरो, इधर लिखेंगे हम लोग E नॉट -2.303 RT/NF ये चीज़, और log Q के बदले क्या लिखेंगे हम लोग, KC। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा log KC। E नोट को इधर लाएंगे तो उसके आगे माइनस, इधर भी एक माइनस दिख रहा है, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं E नॉट इक्वल्स टू 2.303 RT/NF log KC। ये एक एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा E नॉट और log KC के बीच में। अब क्या है, अभी हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। तो अब इस ई नॉट के बदले ये वाला अगर पूरा का पूरा एक्सप्रेशन रख देंगे तो क्या हो जाएगा, -NF, और इसके बदले लिख देंगे
2.303 RT बाई NF log KC। आपको दिखेगा कि NF से NF कैंसिल हो जाएगा और तब हम लोगों को एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 RT log KC। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है थर्मोडायनेमिक्स में, इक्विलिब्रियम में, सब जगह दिखता है। तो ये एक तो अपने पास ई नॉट और लॉग केसी का रिलेशन हो गया, एक डेल्टा जी नॉट और केसी का रिलेशन हो गया, और बीच में आपको दिख रहा है डेल्टा जी नॉट और ईएमएफ का रिलेशन हो गया। तो इतना सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल गया जो कि सब किससे रिलेटेड है, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है। इसमें अगर आपको एन का वैल्यू पता चल जाता है तो आप बहुत सारा सवाल बना सकते हैं। सवाल के लिए अलग वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि आप देखेंगे कि खाली न्यूमेरिकल इन सभी पे हम लोग बनाएंगे। जल्दी ही इसका दूसरा वीडियो आएगा। और जैसा कि अभी आपने देखा कि जो अपने पास जो पहला पेज था जिसमें हम लोगों ने टॉपिक लिखा था, तो गैल्वेनिक सेल को आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और फिर आगे इसी कंडीशन में। थैंक यू।